नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अपनी गाड़ी रेगुलरली टूर पर लेकर के जाते रहते हैं या फिर जिनका रूट हर हफ्ते या हर दूसरे दिन लंबा थोड़ा लगता रहता है। तो ऐसे में एक सवाल उठ करके आता है कि भैया गाड़ी को लगातार कितने किलोमीटर तक चलाना चाहिए। जैसे कि सीएनजी कार को लगातार कंटिन्यूअसली अगर आप चला रहे हैं तो कितने किलोमीटर तक कंटिन्यूअस चला सकते हैं जिससे कि इंजन में कोई इशू ना आए, कार में कोई दिक्कत ना आए। इसी तरीके से कोई टर्बो वाली गाड़ी है या फिर पेट्रोल कार है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे कितना किलोमीटर चला सकते हैं आप कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर मैं 3 गाड़ियों को स्पेसिफिकली लेकर के बात कर रहा हूँ, जैसे कि सबसे पहले अपना सीएनजी कार, दूसरी सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल कार और तीसरी पेट्रोल जिसमें कि टर्बो चार्जर भी लगा हुआ हो। तो ऐसे में कौन सी गाड़ी को कितने किलोमीटर कंटिन्यूअसली चलाना चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि ऐसे में पता नहीं चल पाता है हमें कि गाड़ी हम चलाते रहते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि टाइम के साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये दिक्कत भी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको बचना है, कितने किलोमीटर चलाना है। तो इसलिए काफी इंफॉर्मेटिव है, आप अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं नॉर्मल पेट्रोल कार की। तो इसमें 2 सिनेरियो हैं कि एक तो आप हाईवे पे चल रहे हैं और एक आप पहाड़ों पे चल रहे हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि हम हर छुट्टियों पे जैसे कि जाने का सोचते हैं, ट्रिप प्लान कर लेते हैं पहाड़ों का। तो पहाड़ों पर अगर आप पेट्रोल कार चला रहे हैं विदाउट सीएनजी, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पर ही चला रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि 100 से सवा 100 किलोमीटर के बाद गाड़ी को कम से कम 20 से 25 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट जरूर दें। कारण ये कि सबसे ज्यादा हाई लोड होता है इंजन के ऊपर पहाड़ों पे। एक तो पहाड़ों पे जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी कि जब अगर ज्यादा हाइट पे आप जाते हैं तो एक तो पहले ही इंजन को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है और दूसरा चढ़ाई होती है और तीसरा जब हम गियर जो है तीसरे पे दूसरे पे शिफ्ट करते रहते कंटिन्यूअसली, तो ऐसे में इंजन बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो 5वां गियर कभी नहीं लगता, चौथा भी बहुत ही रेयर कभी लग पाता है, तो दूसरे तीसरे में पहाड़ों पे गाड़ी चलती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि 125 किलोमीटर, लगभग 100 से 125 के बीच में आप गाड़ी को रखें और इतने किलोमीटर के बाद आधे घंटे का 25 मिनट का रेस्ट जरूर दें। इससे 3-4 चीजें होंगी। जैसे आपने रेस्ट दिया, आप ढाबे पर कहीं चाय पीने रुक गए या कहीं खाना खाने रुक गए, तो ऐसे में क्या होता है गाड़ी भी देख लेता है बंदा, कहीं से कूलेंट लीक तो नहीं हो रहा, इंजन ऑयल लीक तो नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा ओवरहीट तो नहीं हो रही गाड़ी, कहीं से धुआं तो नहीं निकल रहा है बोनेट के आसपास से, टायर वगैरह सब ठीक है कि नहीं, टायर का प्रेशर वगैरह ठीक है या नहीं। हालांकि बहुत सारी चीजें तो डैशबोर्ड में आपको मिल जाती है, बट डैशबोर्ड में भी जब सिग्नल आता है, जब एक्सट्रीम लेवल हो जाता है इंजन के हीट का होगा या फिर कुछ फॉल्ट हो जाएगा। फॉल्ट से मेरा मतलब है या तो कूलेंट सही से काम नहीं कर रहा होगा या कूलेंट लीक हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में गाड़ी ओवरहीट होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेस वेज पे कितना चलाना चाहिए या फिर हाईवे पर। अब हाईवे पे क्या होता है कि स्पीड तो नॉर्मली हमारी 100, 110, 120 के लगभग चलती है। तो ऐसे में आप अपनी गाड़ी को 200 से सवा 200 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं। और ये रेस्ट ज्यादा जरूरी इसलिए भी हो जाता है कि गर्मी के सीजन में एसी चल रहा है गाड़ी में और गाड़ी 100-120 चल रही है, 200-250 किलोमीटर पे भी आपने रेस्ट नहीं दिया, तो गाड़ी में इश्यूज आना शुरू हो जाता है। इश्यूज क्या हो सकते हैं? इश्यूज क्लच प्लेट का भी हो सकता है कि आपका अगर एक पैर क्लच पे रख के चलाने का है तो ऐसे में क्लच प्लेट भी खराब हो सकती हैं। टायर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जब गाड़ी चलती है हाईवे पर, तो टायर प्रेशर भी आप चेक कर सकते हैं। एक टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जो एक किट आती है वो आप ले सकते हैं, तो उससे भी एक आइडिया हो जाता है कि टायर का प्रेशर बहुत ज्यादा ना हो जाए। और इसी के साथ साथ जब आप रुकते हैं तो इंजन को नॉर्मल होने का टाइम या नॉर्मल होने का जो थोड़ा सा ड्यूरेशन है वो मिल जाता है, जिससे कि इंजन फिर से अपनी पूरी पावर में पूरी ताकत के साथ काम करना शुरू कर देता है। तो ये तो हो गई पेट्रोल कार की बात। अब हम बात कर लेते हैं टर्बो चार्जर जिसमें लगा हुआ है। टर्बो चार्जर क्या होता है कि ये कंटिन्यूअसली चलते चलते इंजन से ज्यादा हीट होता है और इसके हीट होने के बाद इसके चांसेस होते हैं कि ये जल्दी ही खराब हो जाता है, फूक जाता है, इसके ब्लेड्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसे में आप टर्बो चार्जर वाली गाड़ी तो बिल्कुल कोशिश करें कि 200 किलोमीटर से ज्यादा ड्राइव ना करें एक्सप्रेसवेज पर, और इसी के साथ साथ पहाड़ों पे अगर आप चल रहे हैं तो 100 किलोमीटर के बाद गाड़ी को आधे घंटे का रेस्ट जरूर दे दें। अब फाइनली बात कर लेते हैं सीएनजी कार की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीएनजी जो है वो हाई टेम्परेचर पर बर्न होती है, इसके कारण सीएनजी चलाने से कार का जो टेम्परेचर है, इंजन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा हाई रहता है कंपेयर करें हम पेट्रोल के मुकाबले।
तो इंजन टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहता है। तो ऐसे में आप अपनी सीएनजी कार को एक टैंक पर जितना चल सकती है उतना चला सकते हैं, क्योंकि एक टैंक पर नॉर्मली गाड़ी 200, 250, सवा 200 किलोमीटर चलती है। तो ऐसे में जब आप टैंक भरवा के निकलते हैं एक जगह से, तो आप जैसे ही 150 किलोमीटर पार हो जाता है या फिर गाड़ी आपकी रिजर्व में आ जाती है, आप सीएनजी पंप देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में होता यही है कि सीएनजी पंप जहां पर भी आप लगाओगे तो 150-200 किलोमीटर के ड्यूरेशन में ही होता है। तो इसमें आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और आप कंटिन्यूअसली गाड़ी चला नहीं पाते, एक रेगुलर जो चलाना चाहिए चला नहीं पाते। आप सीएनजी ढूंढना शुरू करते हैं, सीएनजी पे रोकते हैं, पंप पे लाइन में लगाते हैं, तो ऐसे में भी गाड़ी जो है काफी हद तक नॉर्मल हो जाती है। बट हाँ, अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी है, पेट्रोल भी है और आप कहीं रोकना नहीं चाहते, आपको 500 किलोमीटर की जर्नी करनी है, 400 किलोमीटर की जर्नी करनी है, तो ऐसे में आप सोचते हैं कि चल 200, सवा 200 किलोमीटर तो सीएनजी पे चल जाएगी और उसके बाद सीएनजी नहीं भी लूंगा तो मैं पेट्रोल पे इसको चला लूंगा। तो ऐसी कंडीशन में भी आप जो है 200-250 किलोमीटर के बाद एक छोटा सा ब्रेक दे दें, चाहे तो वो 20 से 25 मिनट का ही हो। तो इससे होता ही है कि इंजन नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। डिस्क पैड होते हैं तो वो नॉर्मल कंडीशन में थोड़े से आ जाते हैं। डिस्क ब्रेक इतनी ज्यादा हीट हो जाती है ब्रेकिंग की वजह से, तो इसमें क्योंकि कंटिन्यूअस फ्रिक्शन होता रहता है डिस्क पैड में, डिस्क पैड बिल्कुल हट के नहीं चलते हैं, वो थोड़ा सा चिपक के ही चलते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्क की जो प्लेट होती है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है। तो ऐसे में होता ही है कि आपने देखा होगा जब डिस्क पैड थोड़ा ज्यादा रगड़ के चल रहे होते हैं तो डिस्क ब्रेक जो होती है, जो प्लेट होती है, वो लाल भी हो जाती है हीट के कारण। तो ऐसे में गर्मी में खासतौर से आपको ध्यान रखना है, सीएनजी गाड़ी है और आप सीएनजी प्लस पेट्रोल पे कंटिन्यूअस ड्राइव कर रहे हैं, तो 200 से 250 किलोमीटर के बाद आप एक रेस्ट जरूर दीजिए गाड़ी को। और इसी के साथ साथ कुछ गाड़ियों में ऐसा देखा जाता है कि जब आप ओवर स्पीडिंग करते हैं गाड़ी में, जैसे कि 120 से लेकर के 140 तक कंटिन्यूअस आप अपनी गाड़ी सीएनजी पर चला रहे हैं, तो ऐसे में सीएनजी थोड़ा सा कैलिब्रेशन आउट होने का भी डर रहता है। मतलब जब आप गाड़ी को लेकर के आएंगे हाईवे से चलाने के बाद, तो थोड़ा सा फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो रिच हो जाता है, ऑटोमेटिकली सिस्टम इसको मूवमेंट कर देता है। ये मैंने कई कार में देखा है। अब ये कैसे होता है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब हम गाड़ी हाईवे से लेकर के आएंगे, मैं 500 किलोमीटर की जर्नी करके आया और मैंने नोटिस किया कि मैंने पूरी गाड़ी ज्यादातर जहां भी सीएनजी अवेलेबल रही, ज्यादातर मैंने 400, 450 किलोमीटर सीएनजी पर ही चलाई और काफी अच्छी खासी मैं स्पीड में चला रहा था, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेसवे पर था और अपना आगरा एक्सप्रेसवे है, तो ऐसे में 100-120 के लगभग गाड़ी चल रही थी, कहीं कहीं पर 140 भी पहुंची। तो ऐसे में होता यह है कि गाड़ी का जो सीएनजी किट का जो कैलिब्रेशन होता है, यानी फ्यूल का जो एयर फ्यूल का मिक्सचर होता है, वो थोड़ा सा रिच ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो उसको बाद में आप नोटिस करेंगे कि जब आप हाईवे से आ जाएंगे, बाद में गाड़ी को ड्राइव करेंगे, तो हल्का फुल्का जर्क आ सकता है गाड़ी में, थोड़े बहुत नॉर्मल से इश्यूज आ सकते हैं, या माइलेज कम हो जाएगा थोड़ा सा। तो ऐसे में आप उसको दोबारा से ट्यून अप करा लेंगे तो वो फिर से नॉर्मल चलना शुरू हो जाएगी। तो ये खास बात है सीएनजी कार में। तो दोस्तों यही चीजों का ध्यान रखना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि हम भी ह्यूमन हैं, कहीं ना कहीं जब कंटिन्यूअस ड्राइव करते हैं तो हमको भी नींद आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यार ये पता नहीं चल पाता कि आंखें तो खुली थी और उसके बाद भी हमारा बैलेंस खो गया और हम स्टीयरिंग नहीं संभाल पाए, टाइम पर ब्रेक नहीं लगा पाए और एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसे में स्टॉप आप दे देंगे तो ज्यादा अच्छा है। और अगर चलाते रहेंगे तो फिर देखिए, ये तो मशीन है, तो आजकल इतने ज्यादा जो सेंसर्स हैं वो पूरी गाड़ी में लगे हुए हैं। हर एक में टेम्परेचर सेंसर है, चाहे वो कूलेंट हो, चाहे एयर फ्यूल का मिक्सचर टेम्परेचर सेंसर हो, चाहे मास एयर फ्लो सेंसर हो, और चाहे कोई सा भी सेंसर हो। तो ज्यादातर टेम्परेचर ओवर हीटिंग के ऊपर ही फोकस किया है ब्रांड ने, यानी कि कंपनीज ने, और उनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर सेंसर लगाए हुए हैं। तो जब तक हम तो ये सोचते हैं कि जब तक डैशबोर्ड में कोई लाइट नहीं आ रही है, कोई ओवर हीटिंग की, कोई चेक इंजन लाइट या फिर किसी तरीके का लो फ्यूल या लो कूलेंट की कोई भी ऐसी वार्निंग लाइट डैशबोर्ड में नहीं आ रही है, तो तब तक गाड़ी को चलाते रहो। ऐसा नहीं है, गाड़ी का जो इंजन है वो डिजाइन हालांकि किया हुआ है लंबे समय तक चलने के लिए, बट फिर भी गाड़ी को आप अपने तरीके से चलाएंगे, उसको बीच बीच में ब्रेक देते रहेंगे, तो गाड़ी पे बहुत ज्यादा इंजन पे लोड नहीं पड़ेगा और सालों साल आपका साथ निभाएगी गाड़ी। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी, आशा करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।